कल यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे एचएयू के छात्र। सरकार के साथ बनी सहमति के बाद भी नहीं मिला लिखित आदेश। छात्र अब भी कर रहे हैं लिखित आदेश का इंतजार। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। थोड़ी ही देर में सीएम सैनी देंगे कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी। पंजाब की मान कैबिनेट ने फोकल पॉइंटों में औद्योगिक प्लाटों को दी सीएलयू की मंजूरी। अमर अरोड़ा ने कहा 1000 गज से 4000 गज तक के प्लॉटों के लिए सीएलयू की स्वीकृति। 40,000 गज के प्लॉट में बन सकेंगे औद्योगिक पार्क। 7 दिन की विजिलेंस रिमांड पर बिक्रम मजीठिया। सरकारी वकील ने कहा 540 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं साइप्रस की कंपनी के जरिए की गई हेराफेरी। विदेशी गैंगस्टरों से कनेक्शन को लेकर प्रदेश भर में एनआईए की रेड। प्रदेश में 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह संधू और चंदाखेड़ी निवासी जोनी के घर पर भी छापेमारी। कुल्लू में बादल फटने से हुई भारी तबाही। लोगों के साथ साथ घर भी बहे। अब 3 लोगों की मौत की पुष्टि, 6 लोग लापता। भारी बारिश से यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात। सोम नदी उफान पर, कई गांवों में बाढ़ का खतरा। गांवों से पलायन शुरू। पौंटा साहिब जगाधरी एनएच पूरी तरह बंद। शाहबाद के पास ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। टेबल पर पर्ची छोड़ फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश। फतेहाबाद के कांस्टेबल की मदद को आगे आए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। कांस्टेबल के बेटे को लगना है 14 करोड़ का इंजेक्शन। लोगों से की सहयोग की अपील। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ जो खत्म हो चुकी है। सीएम सैनी थोड़ी देर में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक थी जिसमें सीएम सैनी अध्यक्षता कर रहे थे, उसे वो खत्म हो चुकी है। अब सीएम सैनी थोड़ी देर में इस पूरी मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। बता दें कि बैठक में मानसून के सत्र के बारे में विचार विमर्श को लेकर चर्चा के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी कुछ ही देर में सीएम सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। तो हिसार में एचएयू के छात्रों को अब भी लिखित आदेश का इंतजार है। छात्रों और सरकार के बीच सहमति बनी है। सहमति के बाद भी छात्रों को लिखित आदेश नहीं मिला। तो छात्र इस पर बोले हैं कि 27 जून को वो हिसार एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसे बंद करेंगे। छात्र कमेटी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच सबसे पहले इस बात पर सुलह हुई थी कि वीसी को 6 महीने की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। साथ ही रिटायर्ड जज और आईएएस की कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है, जिसके बाद अब छात्रों ने आगे इस पर आंदोलन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आगे वो जल्द ही 27 जून को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणबीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारी निम्नलिखित 8 की 8 मांगे मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले है जिसमें हम चाहते हैं वीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों। जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो इस प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया है, उस पर कमेटी गठित हो जो इस चीज का परिणाम निकाल कर आए जो हमारे लिए फेवरेबल हो। दूसरी डिमांड है हमारी डीएसडब्ल्यू श्री मदन लाल खिचड़, सीएसओ श्री सुखबीर सिंह, रजिस्ट्रार, इनका सस्पेंशन हो और इनको रिमूव किया जाए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से परमानेंटली। तीसरी डिमांड है हमारी जो हमारे सीएसओ साहब हैं उनको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हमेशा के लिए बैन किया जाए जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। हमारी चौथी डिमांड है जो हमारी स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है, वो जैसे हमारी 2017 की दर से हमारी फीस बढ़ रही है वैसे हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए।
जो एलडीवी सीट्स हैं वो 2019 के प्रोस्पेक्टस के समान रखी जाएं, और जो 93rd अमेंडमेंट जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 2 का है, जिसमें ये स्कॉलरशिप और ये एलडीवी की चीजें अभी ये खराब की गई हैं, जिसके कारण ये स्ट्राइक शुरू हुई थी, उनको सेम हटाया जाए, उनका विड्रॉल किया जाए। 5वीं डिमांड है हमारे बच्चों के ऊपर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, इनमें कोई टीचर हो। तो वहीं हरियाणा में एनआईए की रेड हुई। प्रदेश में 6 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लिंक को लेकर यह छापेमारी की गई है। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से कनेक्शन को लेकर ये रेड सामने आई है। 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह संधू के घर पर छापा पड़ा है। चंदाखेड़ी निवासी जोनी के घर पर भी रेड हुई है। एनआईए की टीमों ने घंटों तक पूछताछ की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 6 जगहों पर, माफी चाहूंगा 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। हरियाणा में एनआईए ने रेड की है। इसके साथ ही जो 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह संधू है उनके घर पर छापा मारा गया है। तो एनआईए की टीम ने कई घंटों उनसे पूछताछ की। सिंह सिद्धू और इस पे एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और हम भी इसके पर मंथ और चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन ये विदेश में। तो सर आज एनआईए क्या पूछताछ कर रही है? आज एनआईए अपना पूछताछ कर रही है, आई हुई अभी कुछ पता नहीं। तो वहीं करनाल पुलिस लाइन में भी एनआईए ने रेड की। कई घंटे से पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मी के घर पर ये पूछताछ जारी है। सुबह आरके पुरम में पूछताछ हुई थी। अशोक भाटिया के घर में पूछताछ हुई थी। एनआईए की टीम ने 3 घंटे तक जांच की। पैसे की ट्रांजैक्शन से लेकर यह मामला जुड़ा हुआ है। अशोक भाटिया के बेटे की तरफ से ट्रांजैक्शन की गई है। बताया जा रहा है कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है। अशोक भाटिया का जो ये बेटा है करनाल के आरके पुरम में पूरा परिवार रहता है। करीब 3 घंटे तक परिजनों से पूछताछ हुई है। आपराधिक प्रवृत्ति के युवक को पैसे दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन के तार पंजाब में किसी मामले से जुड़े हैं। अमेरिका में ये युवक रहता है जिसने ट्रांजैक्शन की है, जिसके बाद एनआईए की टीम यहां पे पहुंची और परिवार से पूछताछ की। तो वहीं यमुनानगर में जोरदार बारिश से बड़ा नुकसान देखने को मिला। तेज बारिश से पुलिया दरक गई। नेशनल हाईवे 907 पर पुलिया दरकी है। पांवटा साहिब जगाधरी एनएच पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं। वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे पर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही रहती है। हरियाणा को यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड से ये हाईवे जो है वो जोड़ता है, जिसकी अब पुलिया में दरकने से, दरार आने से आवाजाही में काफी जो है कमी आई है, दरक गई है और ठप पड़ चुकी है। हाईवे 907 पर खड़ा हूँ जो पांवटा साहिब से जगाधरी की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बीते 2 दिन से हुई तेज बारिश की वजह से जो है याकूबपुर गांव की जो पुलिया थी वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है नए पुल का निर्माण कराया जा रहा था और जो मिट्टी जो है वो दरकने की वजह से जो है वो पुलिया जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। उसका नुकसान ये हुआ कि अक्सर 24 घंटे चलने वाले इस नेशनल हाईवे पर जो है यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। जो रोड सेफ्टी के जो कानून है उसके हिसाब से जो है इसे जो है चारों तरफ से जो है सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि इस समय रहते ज़्यादा समय ना लगे और इसे जो है नेशनल हाईवे को दोबारा से बहाल किया जा सके। हालांकि कल जो है तेज़ बारिश हुई, उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वाहन चालकों को भी झेलना पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या हुआ है, कैसे पुलिया मतलब टूटी है? ये जो बरसात की वजह से टूटी है जी, यहाँ पुलिया ऊपर से जो रो आया ना जी, पानी आया, इसकी वजह से टूट गई है पुलिया। पानी कल बहुत ज़्यादा पानी था, तो कल भी प्रशासन यहाँ खड़ा रहा, तो शाम भी काफ़ी काम कराया प्रशासन ने, पुलिस भी थी, बिलासपुर छछरौली के SHO साहब भी थे, बहुत पब्लिक थी, तो उसकी वजह से टूट। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को पता नहीं है कि यह रास्ता बंद है, वो जो है दोबारा से जो है फिर जो है दूसरे रास्ते के जरिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे है, अक्सर इस पर जो है वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन रूट जो है लोगों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा जो है इस हाईवे को कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा और वाहन चालकों को कब आसानी होगी।
करनाल में भी मानसून के शुरू होते ही सड़कों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार को गांव समोरा से लेकर चूरनी तक की सड़क टूट गई, जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बुधवार को गांव इस्लामा नगर से कल सोरा की तरफ जाने वाली सड़क भी बड़ी दरार आ गई है। उसमें भी लगातार बरसात होने से पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि वहां पर निकासी के लिए बनाई गई पुलिया भी टूट गई और देखते ही देखते सड़क में काफी बड़ी दरार आ गई, जिससे मार्ग पर आवाजाही अभी बिल्कुल रुक गई। लगभग इससे 1 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार दिया है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बरसात हो रही थी और पीछे से पानी आया और पहले भी जब बाढ़ आई थी उसमें टूट गया था। पहले भी टूट गया था सारा। सड़क कितना टाइम हुआ? सड़क तो पिछले साल ही बना दी, अभी साल तो है अभी पूरा। हाँ, और अब की बार देख लो क्या हो रहा है। बात तो बेकार ही हो रही है, आपके सामने है जो भी है। पहले तो यहाँ 4-5 दिन लोड गया और लोड गिरते की गाड़ी यहीं चल रही थी। कुछ तो उसका प्रेशर बढ़ गया, कुछ ये पानी ना तोड़ दिया अपना। सड़क ही देख लो आप, 2 इंची माल गिर रहा, कहाँ से रुकेगी सड़क? इस्लाम नगर से और इंद्री तक तो बिल्कुल ही खत्म। अंबाला में पानी का पहरा दिखाई दिया। बिना बारिश टापू बने रिहायशी इलाके, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लोग पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानी पर प्रशासन मौन है। अंबाला के सत्संग विहार का यह मामला है। पिछले 1.5 साल से लोगों का यही हाल है। मैं तो जब भी आता हूँ मोस्टली पानी खड़ा रहता है। तो बारिश के अगर 4 बूंदे भी पड़ जाते हैं तब भी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। कितनी समस्या के साथ? मेरे को कम से कम 1 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे आते। मैं देख रहा हूँ बस, जब भी 4 बूंदे थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए तो रहता है। तो वैसे यहाँ पे होना चाहिए था मगर हुआ नहीं यहाँ पे कुछ भी खास पानी की निकासी के लिए। अगर ज्यादा पानी आ जाए तो मेरे ख्याल जिस हिसाब से पानी खड़ा आप देख रहे हो तो उसमें लोगों के घर में भी जाता होगा पानी। घर के आगे पानी बहुत भरा रहता है। हाँ जी, इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा, इसका थोड़ा सा निकास कीजिए। ये तो समय से कई साल हो गए जी, पानी को तो ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। तो हाँ जी, कंप्लेन वगैरह करी हैगी, लेकिन कर जाते हैं वो पानी निकाल के जो चले जाते हैं, फिर आ जाता है, फिर यही हाल होता है। तो वहीं फतेहाबाद के युवांश की मदद के लिए सिंगर मासूम शर्मा आगे आए। 8 महीने के युवांश को 14 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। कांस्टेबल के बेटे युवांश को यह मदद चाहिए। मासूम शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि युवांश का इलाज हो सके। मैं सारे पहचान वाले भैया से अपील करना चाहूँगा, अपने भाई साथ में राजेश जी। और राजेश भाई हरियाणा पुलिस में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस में कार्यरत हैं और इनका 8 महीने का बच्चा है जिसका SMA टाइप 1 एक बहुत गंभीर बीमारी है और जिसके इलाज के लिए बहुत मोटी रकम चाहिए। कम से कम 14.5 करोड़ रुपए की इसमें आवश्यकता है। और सरकार के भी कुछ लोग थे, भाई ने मुलाकात करी है DGP साहब से भी, CM साहब से भी। और इसमें जो भाई का सहयोग करना चाहो भाई, इसमें ज़्यादा सहयोग करो और भाई दान धर्म करे और कितने खराब नहीं जाएगा। तो आपको बता दें, युवांश दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी यानी SMA1 से जूझ रहा है और उसके माता पिता लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 18 महीने का युवांश स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 1 यानी SMA1 से जूझ रहा है। इस बीमारी के इलाज के लिए 14.5 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत होती है। वो इंजेक्शन स्विट्जरलैंड में मिलता है। युवांश के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हैं। अभी उनकी तैनाती फतेहाबाद की साइबर शाखा में है। उन्होंने सरकार से मदद की मांग की है। वहीं पुलिस विभाग भी अपने साथी कर्मचारी के बेटे के इलाज में मदद कर रहा है। हालांकि आपसी सहयोग से महज 27 लाख की राशि ही जमा हो पाई है। अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर फायरिंग हुई। बदमाशों ने 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए। मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। नकाबपोश हमलावरों ने टेबल पर मोबाइल नंबर की पर्ची फेंकी और फिर मौके से फरार हो गए। कोस्टल गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। शांतनु मर्डर वाली जगह से कुछ ही दूरी पर फायरिंग की यह घटना हुई है। 13 जून को शराब कारोबारी शांतनु की हत्या हुई थी। बदमाशों ने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। शांतनु हत्याकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हत्याकांड का मेन शूटर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 2 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई।
बदमाशों ने बकायदा टेबल पर एक पर्ची छोड़ी जिसमें विदेश का नंबर लिखा हुआ है। फिलहाल इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। अमन होटल पे फायरिंग की है, जिसमें कुछ कारें थी जो उनके बुलेट लगी हैं, इंजरी किसी को नहीं हुई है। और इस प्रकार से यहाँ इसको डराने धमकाने और इससे पैसे की एक्सटॉर्शन के लिए इसके ऊपर ऐसा लगता है कि दबाव बनाने के लिए गोली चलाई है। कितने राउंड गोलियां चली? कुछ कोई लगभग 20 राउंड गोली चली है। कोई पर्ची वर्ची भी छोड़ के गए स्पेन? यहाँ पे कोई एक स्पेन नंबर है जिसके ऊपर, और उस पर कौशल का जो है गैंगस्टर, उसका नाम से एक पर्ची छोड़ के गए, नंबर छोड़ के गए। पैसे पूछे की तो कोई डिमांड की अभी तक बात आई। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर एक निजी ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाई गई हैं। आप ये गोलियों के बिल्कुल निशान देख सकते हैं। 1-2 राउंड नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई गई हैं। देखिए नंबर लगाए हुए बाकायदा, 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। लगातार पुलिस की टीम पहुंची हुई है और गोलियां कौन से एमएम की हैं ये जांच की जा रही है। यानी कि पुलिस की टीम पहुंची हुई है और कौशल गैंग यहां पर बाकायदा, जो ये रेस्टोरेंट है पूर्व आईजी के राव के परिवार का है, ये अमन ढाबा है, दिल्ली अमृतसर हाईवे पर है। यहाँ पर गोलियां बरसाई गई हैं। किसी को गोली नहीं लगी है, मगर एक कार खड़ी थी, उसके ऊपर जो रेस्टोरेंट पर लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए, उस पर भी गोलियां चली हैं। तो कहीं ना कहीं दहशत फैल गई है। गोलियां चलाने का जो कौशल गैंग है उसने बाकायदा टेबल पर पर्ची छोड़ी और बाकायदा नंबर छोड़ा गया है कौशल गैंग से जिनका कनेक्शन रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम जो साक्ष्य सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और लगातार जो गोलियां चलाई गई हैं, पूरा मोहल्ला यानी कि पूरा जो जीटी रोड है वो थर्रा गया है और लगातार गोलियां चलने की वजह से यहाँ पर डर का माहौल पैदा हो गया है। और लगातार जो गोलियां चली हैं यहाँ पर कौशल गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बाकायदा गैंगस्टर को लेकर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि उनके जो मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये वो स्थान है जहां पर बिल्कुल सामने मेरे सहयोगी दिखा सकते हैं आपको, जीटी रोड है। जीटी रोड के बिल्कुल उसी नज़दीक पर यहाँ पर शांतनु का मर्डर किया गया था, शराब कारोबारी का मर्डर किया गया था। और यहाँ पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, पूरा शहर थर्रा गया है, डर उठा है, थर गया है। लगातार जो गोलियां चलाई गई हैं, गोलियों के निशान बिल्कुल मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गोलियां चलाई गई हैं। 1-2 राउंड नहीं, लगातार 2 दर्जन से ज़्यादा, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 20 जगह से ज़्यादा यहाँ पर निशान बनाए गए हैं। उनके अंदर जो गोलियां पड़ी हुई हैं और गोलियां चलने की जिम्मेदारी कौशल गैंग ने ली है। बाकायदा एक स्पेन का नंबर टेबल पर पर्ची छोड़ कर गए हैं। कहीं ना कहीं दहशतगर्दों का क्या कारण था, क्या दहशत फैलाने का पीछे क्या मकसद था, इन तमाम पहलुओं की पुलिस जाँच कर रही है। अशोक यादव, न्यूज़ 18, दिल्ली अमृतसर हाईवे। हिसार में कबाड़ की दुकान पर ब्लास्ट मामले में अब नई सीसीटीवी सामने आई है। 23 जून को हुए इस ब्लास्ट में एक युवक घायल हुआ था। इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि जैसे ही तराजू पर कबाड़ से भरा कट्टा फेंका गया तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे कबाड़ तोलने वाला बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। यह धमाका सोमवार यानी 23 जून को हुआ था, जिसमें कबाड़ की दुकान के मालिक के जीजा की आंतें तक बाहर आ गई थी। उसका ऑपरेशन करवाया गया है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। कबाड़ में पोटाश का बारूद मिला था। तो जांच के लिए पुलिस ने करनाल की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को बुलाया था। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कबाड़ पर दुकान पर यह हमला हुआ था, माफी चाहूंगा, ये कबाड़ की दुकान पर यह ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही तराजू पर कट्टा फेंका गया, यह ब्लास्ट हो गया था। जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि, जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड
एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा मोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ये भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाती। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% तथा 2 किस्तों में वो दिया जाएगा। ये निर्णय इसमें किया गया है। एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करके 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। अगर एग्रीगेटर जैसे हमने INT के लिए कहीं भूमि लेनी है तो लगभग उस भूमि का अगर 100 एकड़ लेनी है या 500 एकड़ लेनी है, 1,000 एकड़ लेनी है, तो उसका लगभग 70% भूमि वो उसके ऊपर पोर्टल पे लगवाएगा और उसको 1% का 3,000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा। और 70% तक जब तक वो इसको अपलोड करेगा तब तक वो 100 एकड़ तक, क्योंकि उसने घूम करके वो लगवाना होता है, 100 एकड़ तक उसका पहले फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा और बाकी जब उसका व्यक्ति के साथ वो सिरे चढ़ेगा तो पूरा उसका पैसा उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय